अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होगी जिसमें मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक मुसलमान की ज़िंदगी पर असर डालती है। हर एक मुसलमान जो भारत में रहते हैं, जो करोड़ों की तादाद में हैं, कई गरीब हैं, कई लाख कई करोड़ लोग गरीब हैं, जिनके हक का पैसा, जिनके हक की प्रॉपर्टी है, उसके साथ लूट खसोट मचा हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़ेंगे, आप लोगों से बराए मेहरबानी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर मुसलमानों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके साथ ही कैसे ज्यादती हो रही है खुद अपने माशरे के कुछ लोग जो करते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि कैसे लूटते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से लूट खसोट मचती है इसमें। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे भी कई पोस्ट इसमें आते हैं जो लगातार मैं बोलता रहता हूं कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो भारत के अंदर के तमाम मदरसे, मसाजिद ने जितने भी हैं, वो तमाम तरीके से रेगुलेट किए जा सकते हैं, उनको तरीके से फंक्शन कराए जा सकते हैं, उनको हम लोग एक सही से साइंटिफिक रूप में ला सकते हैं, उनके अंदर में बहुत सारे काम करके। इतना पैसा और इतनी ताकत है वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन जिस तरीके से इसको मतलब रन किया जाता है, जिस तरीके के लोग इसमें बैठे हैं, मैं तमाम लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग इसको लूटने में लगे हुए हैं, जिसकी लड़ाई लगातार जो है हमारे जो साथ जुड़ेंगे अभी, वो दिल्ली के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और साथ ही साथ कई पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो मामला है एक माशरे से जुड़ा हुआ मामला है और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आज हम लोग इस पर बात करेंगे, जो एक खास समुदाय मुसलमान के समाज के ऊपर में कितना असर डालती है। ये जानकारी बहुत जरूरी है जो आज आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे, जो बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ शाहिद अली साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। मैं इनको कोशिश करता हूं, यहाँ पर आ गए हैं शायद शाहिद साहब। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑन कर दे रहा हूँ और शाहिद अली साहब आप यहाँ पर आ गए हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे कैमरा पर ऑन करके जुड़ने का, अगर आपको वो बटन दिख रहा है तो उस पर एक बार प्रेस कीजिए। यस, आ गए, यस। बहुत अच्छा है, इसलिए इसके लिए तो हम आधी रात को यानी हमेशा तैयार हैं 24 आवर्स। बहुत क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत जज्बा, बहुत ही ऑनेस्ट जज्बा। देखिए भाईजान, आप जो काम कर रहे हैं इससे करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी पर असर पड़ने वाली है। बहुत करोड़ों मुसलमान, मैं 1000 2000 की बात नहीं, करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो आज मेरे साथ जो जुड़े हैं, जो एक हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो साइड में आप देख रहे हैं, ये शाहिद अली साहब है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी तरह के राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये ऐसा मामला है जो हर एक शख्स, हर एक भारतीय, हर एक मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपका सर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि पहले एक ये चीज बता दिया जाए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है, थोड़ा सा इस पर आप मुझे लोगों को जानकारी दे दीजिए। वक्फ प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टियां होती हैं जिनको हमारे बुजुर्गों ने या हमारे बड़ों ने, या आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि अपनी प्रॉपर्टियों को अल्लाह के नाम में वक्फ कर देते हैं। जो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती हैं, उन प्रॉपर्टियों का मालिकाना हक अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चला जाता है, यानी अल्लाह उनका मालिक होता है। और उन प्रॉपर्टियों का जो भी वाकिफ होता है, जो वक्फ करने वाला है, उसका एक मकसद होता है, वो अपना मकसद उसमें लिखता है अपने वक्फ नामे में या वक्फ डीड में
कि साहब मैं इसका ये मकसद चाहता हूँ, तो जो भी फलाह का काम होता है उसके अंदर, कुछ लोग मदरसों के लिए, कुछ लोग गली मोहल्लों की सफाई के लिए, कुछ लोग अस्पतालों के लिए, कुछ लोग एजुकेशन के लिए, तो तरह तरह की चीजों के फायदे के लिए वक्फ करते हैं कि साहब इस प्रॉपर्टी को हम वक्फ कर रहे हैं, इसका मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला होगा, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स होंगे, उस प्रॉपर्टी से जो कमाई होगी, उस कमाई का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो फलाह के कामों पर या वेलफेयर के कामों में खर्च होगा, बाकी का जो हिस्सा होगा उससे मेंटेनेंस वगैरह होगी। तो इस तरह से ये है। और ये जो इजाद हुई, ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ऐसा है जिसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है वक्त का। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक दिन ऑनरेबल कोर्ट में मैं आर्गुमेंट कर रहा था, तो जज साहब ने कहा कि बहस तो बाद में करेंगे वकील साहब, शाहिद साहब, आप ये बताओ कि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो, किसी और मजहब में भी है क्या? मैंने तो किसी मजहब में नहीं सुना। बोले ये कमाल की चीज है कि आप लोग अपनी जमीनों को अल्लाह को दे देते हो, उसका फायदा मुसलमानों को जाए, आपकी कम्युनिटी को जाए। अगर ऐसा लोग हकीकत में ऐसे इन चीजों का सही मायने में इस्तेमाल हो जाए, तो फिर तो कोई परेशान नहीं रहेगा, कोई गरीब भी नहीं रहेगा। तो फिर आप लोगों के अंदर इतनी परेशानी क्यों है जब इतनी ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टियां, वक्त प्रॉपर्टियां हैं? तो ये हकीकत बात भी है कि अगर हम अपनी वक्त प्रॉपर्टियों को मार्केट रेंट पे कन्वर्ट करें, तो मेरा ख्याल है हर हिंदुस्तानी मुसलमान के हिस्से में तकरीबन 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आती है। ये एक हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता रहा था, इसका जो कॉन्सेप्ट है, एक बार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्वायर किया, मैं इसका क्या करूँ? तो उसमें ये कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप इसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मुसलमानों के फलां काम पे आप खर्च करिए। आप इसे बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिद साहब। एक चीज और बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर ने कहा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वक्त मैंने कर दी, उसमें क्या किसी का हिस्सा या किसी तरह की बात होती है, या केवल लिख दिया आपने तो हो गया? मतलब कि डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरह की जमीन को हम वक्त कहते हैं? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, सिविल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर चाहिए। यानी उसमें किसी का भी अगर हिस्सा है तो मैं किसी और के हिस्से को वक्फ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा मानने का हक है, मैं उसी को वक्फ कर सकता हूँ। और वक्फ करने के कई तरीके होते हैं। एक वक्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला होती है, एक वक्फ अलल औलाद होती है। उसमें क्या है कि उसकी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें मुतवल्ली उसकी औलादों में से बनती रहेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी वक्फ रहेगी, बिकेगी नहीं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक जो भी वाकिफ है, जो भी उसने उसकी दिशा निर्देश है, उसमें वो खर्च होते रहेंगे। ओके, अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक चीज और भी बताइए कि अगर पूरे भारत के वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो आपके अंदाज में, आपके पास तो डिटेल होगा, कितनी मतलब प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा, और आपने आपका ही वीडियो मैंने देखा था एक बार, जिसमें आपने बताया था कि डिफेंस की जमीन जितनी है, उसके बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन। देखिए, अभी इसमें भी एक चीज मैं कहूं कि अगर जितनी भी प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं, वो सब अगर अकाउंट में ले ली जाएंगी, यानी उन सब की गिनती हो जाएगी, तो डिफेंस भी बहुत पीछे छूट जाएगा। डिफेंस के बाद तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां उस वक्त हैं जबकि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद को, यानी प्रॉपर्टीज की बहुत बड़ी तादाद को लोगों ने हड़पा किया हुआ है, सरकार ने भी हड़प किया हुआ है, और हम उसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है मुसलमान ही हैं। दरअसल जो हमारे हिंदू भाइयों की बेची हुई है वो मुसलमानों ने बेची हुई है, वो अपने आप नहीं आ गए हैं कहीं से भी। तो मुसलमानों ने भी कब्जा कर रखी है, हिंदुओं ने भी कब्जा कर रखी है, सरकारों ने भी कब्जा कर रखी है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बनता है अंबानी, उस तक ने हड़प कर रखी है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर ये सारी प्रॉपर्टियां हमारे पास में आ जाएं तो डिफेंस तो बहुत पीछे हो जाएगा सर, हमसे बहुत पीछे हो जाएगा। डिफेंस से भी ज्यादा प्रॉपर्टियां। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज और इसमें, चूंकि मैं स्टेप वाइज स्टेप आपसे मैं माफी चाहता हूं, अगर आपको लगे मैं इंटरप्ट कर दिया हूं तो आप मुझे बोल दीजिएगा, अपनी बात को कंटिन्यू कर दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि जो सवाल, हाँ जी जी, तो देखिए, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं। जो वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में आपने बता दिया, कैसी जमीन होती है वैसे उसका बता दिया आपने। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड होती है,
इसमें जो मतलब जो भी इनके मेंबर्स होते हैं, कैसे इनको चुना जाता है और इसमें सरकार की क्या मुदाखलत है? सारा खेल यहीं पर होता है रफीक भाई। जी। सारी जो परेशानी की जड़ है ना वो यही है। और जो आज तक वक्फ प्रॉपर्टी को बंदरवाट होती आ रही है उसके पीछे रीजन वही है। जी। इसका जो कंपोजिशन है वक्फ बोर्ड का, हर स्टेट का अलग वक्फ बोर्ड होगा। उस वक्फ बोर्ड के अंदर एक मुस्लिम एमपी उसका मेंबर होगा, वो किसी भी पार्टी का हो, मुस्लिम एमपी हो। एक मुस्लिम एमएलए उसका मेंबर होगा। एक बार काउंसिल से, जो एडवोकेट्स की बार काउंसिल होती है हर स्टेट की होती है, उस स्टेट से जो मुस्लिम चुन के आएंगे उसमें से कोई एक उसका मेंबर होगा। जो मुतवल्ली होते हैं, 2 मुतवल्ली होंगे उसमें से उसका मेंबर, एक आलिम दीन होंगे, एक सोशल वर्कर होंगे। ये सबके सब मुसलमान ही होंगे। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू होगा। जहां पर कोई एमपी अगर किसी स्टेट में मुसलमान कभी रहा ही नहीं है नहीं, एक्स एमपी भी नहीं है, तो वो हिंदू हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें अपनी जगह अलग हैं। लेकिन इस मुल्क में ऐसी कोई भी नहीं है कि जहां पर मुसलमान नहीं रहे हों। ठीक है, या उसमें भी एक दूसरी चीज भी है उसके अंदर। तो बहरहाल कंपोजिशन उसका ये है कि इसमें सारे के सारे मुसलमान होंगे। अब इसमें खेल क्या होता है, अब सपोज कर लीजिए दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार आई, पहले कांग्रेस की थी। ठीक है। तो कांग्रेस की जब थी तो कांग्रेस के जो एमएलए थे चौधरी मतीन साहब, वो उसके चेयरमैन थे। आप पार्टी की सरकार आई तो यहाँ पर आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह साहब उसके वो बन गए चेयरमैन। अब किसी और पार्टी की सरकार आएगी, कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनके एमएलए चेयरमैन बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मोहसिन साहब वो बन गए, चेयरमैन बन गए। तो इस तरह से जिसकी पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का आदमी उसका चेयरमैन बन जाता है और बाकी मेंबर एक सवाल मुझे ये चीज जी जी एक चीज जैसे एक आपने बताया कि सेंटर के द्वारा वक्फ बोर्ड जो मतलब हमारे भारत के लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर, और एक हर एक स्टेट में बनाई जाती है ना। तो ये जो स्टेट वाइज जो बनाई जाती है वो स्टेट में सिर्फ स्टेट के सीएम मतलब जो गवर्नमेंट जिसकी होगी उनके जो एमपी होते हैं, चाहे वो जिसी भी पार्टी के हो, मुस्लिम होने चाहिए, तो वो अपना एक अलग गठन करते हैं। जो वक्फ बोर्ड जो होते हैं स्टेट के, वो अपना गठन किए। और एक होगा जो भारत का, तो वो भारत जी वो वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग चीज है, उसको सेंटर करती है। ओके, एग्जैक्टली। और उसको कैसे कंपोजिट करती है? तो जैसे मैंने बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोगों को मेंबर बनाएगी, वहां से फिर एक कोई आदमी उसका वो बनेगा, चेयरमैन बन जाएगा या चीफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेट में हो जाता है, एक आदमी चीफ बन गया। ओके। अब वो लोग सबके सब क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का अच्छा सर, इसका कोई मिनिमम नंबर्स होते हैं क्या? जो इसके कुछ मिनिमम नंबर्स होते हैं क्या कि कितने नंबर्स हो सकते हैं? इसके कुछ मिनिमम मैक्सिमम इस तरह के कुछ नंबर्स हैं? मैं पूरी गिनती बता रहा हूँ। एक एमएलए मुस्लिम, एक एमपी मुस्लिम, एक वकील मुस्लिम, 2 मुतवल्ली, एक अलिमा दीन और एक सोशल वर्कर। ओके, ठीक है, ये मेंबर होते हैं। ये मतलब मिनिमम उतने चाहिए ही चाहिए। जहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड अलग नहीं है वहां पर एक शिया कम्युनिटी का मेंबर हो जाता है। जहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है उनका शिया वो अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो कंपोजिशन होता है इसमें जिस भी, जैसे अब मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, आप पार्टी का आदमी चेयरमैन बना हुआ है। अब सोशल वर्कर को किसने अपॉइंट किया? वो आप पार्टी ने अपॉइंट किया। ठीक है, मुतवल्ली जो आपस में इलेक्शन मुतवल्लियों का हो उसमें से चुन के आ गए। उलेमा दिन को किसने अपॉइंट किया? वो आप पार्टी ने अपॉइंट किया। ठीक है, आप पार्टी की सरकार है तो जितने मेंबर होते हैं सारे के सारे बेसिकली आप पार्टी के ही लोग काम करते हैं, आप पार्टी की हो गई। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो फलां जमीन है ये फलां आदमी को आप अलॉट कर दीजिए। बिल्कुल, चेयरमैन की मजाले नहीं करेगा, चेयरमैन करेगा, क्योंकि उसने उसकी पार्टी का बॉस कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री की कृपा दृष्टि है तभी तो चेयरमैन बना हुआ है। या दूसरी चीज उसके अंदर ये होती है कि साहब में ये वाली जो जमीनें हैं ये फलां आदमी के कब्जे में, आपने इनको छेड़ना नहीं है। वो इलीगल बैठा हुआ है, कोई किराया नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपने इनको छेड़ना नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ, हमने दिल्ली में 320 प्रॉपर्टियों का केस डाला। वो 320 प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टी थी जिनकी भारत की सरकार, हमारे मुल्क की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वक्तन और वक्तन उनको एक्वायर करती रही।
अब जो वक्फ का कानून है ओके। उसकी दफा बहुत क्लियर है इक्यावन, वो ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी कोई एक्वायर नहीं कर सकता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, न बेची जा सकती, न खरीदी जा सकती, न ओके। एक्वायर कर सकती। बड़ा साफ लिखा हुआ है। कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने ठीक बनाया। है। अब कानून से बड़ा तो कोई नहीं है ना, हमारा मुल्क कानून से चलता है। सही। दफा 51 में लिखा हुआ कोई नहीं कर सकता उसमें। दूसरी बात, उसको चेयरमैन, जो कंसर्न चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, उससे उसको परमिशन लेनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को उस जमीन के बदले में मुआवजा देना चाहिए। 3 चीजें। दिल्ली में 320 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर की। 320, अकेले दिल्ली की बात कर रहा हूं सर मैं, एक दो नहीं। अरे बाप। और दफा 51 का वायलेशन करके की। कभी भी चेयरमैन को पूछा नहीं कि भाई हम ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को पैसे देने का मतलब ही नहीं होता ये पूछा नहीं तो। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसने बनाया? सरकार ने, है ना? सरकार ने। जिस सरकार ने बनाया वही सरकार प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर रही है। अगर यही चेयरमैन सरकार का नहीं होता तो वो सरकार से पूछता कि मिस्टर गवर्नमेंट, कानून ये है, आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा चेयरमैन। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि उसने अपने आका को खुश करना है। बाकी मेंबर भी मुसलमान है, एक एमपी भी है, बिल्कुल, उलेमा दीन भी है, मुतवल्ली भी है, वो भी नहीं पूछ रहे। क्यों नहीं पूछ रहे? कि सारे गवर्नमेंट की चाटुकारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। और ये 320 वक्फ प्रॉपर्टियों को, रफीक साहब इसमें जरा सुनिए एक बात और, ये 320 वक्फ प्रॉपर्टियों को अगर हम किराए पे चढ़ा दें तो 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ रुपया एनुअल रेंटल आ सकता है इनसे। अब वो 17 लाख करोड़ रुपए किसका है? वो गरीब शाहिद साहब, ये 17 लाख करोड़ मतलब कि जो भारत सरकार के जीडीपी का 10% है। 17 लाख करोड़ तो सिर्फ 320 प्रॉपर्टियों से जो भारत की सरकार ने इलीगली एक्वायर की है। बाप रे बाप, लाखों प्रॉपर्टियां हैं ऐसी। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टियां इन्होंने कर रखी है बंदरबाट, उनको छोड़ दें, तब भी हम उनकी तरफ ना देखें, तब भी हमारे पास इतना बड़ा इमलाक है कि हम पूरे भारत का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। इस चीज की तरफ को भारत के मुसलमान देखने को तैयार नहीं है, हमारे मुसलमान देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसमें जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो लोग बड़े बड़े जमातें बना के बैठे, मुसलमानों को क्यों बताएंगे ये बात है? वो आम मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से जुड़ने ही नहीं देते। शाहिद साहब, ये कब्जे की बात आपने करी है, जो कब्जे की बात आपने करी है, तो ये सिस्टम जिस तरीके का बना हुआ है, इसमें तो कब्जा साफ समझ में आता है कि सरकार के द्वारा चुने हुए उनके कठपुतली हैं जो चला रहे हैं वक्फ बोर्ड को, जिसके द्वारा ये लूटा जा रहा है। ये तो बात समझ में आ जा रही है। अब एक नॉर्मल वेज में जो हमारे जैसा इंसान हो, लेमैन हो, जिसके फादर ने वक्फ की जमीन को वक्फ कर दिया है किसी भी मतलब फलाह बहबूदी के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, अब मान लीजिए उस पर कब्जा वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा हो जाता है नॉर्मल वे में, मतलब कि बिल्कुल मैं उतने बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूं जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। तो उस जमीन को अगर छुड़ाना हो या फिर उस जमीन पे कब्जा जिसने कर रखा है उससे लड़ना हो तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, इन्हीं चीजों के लिए तो हमारा आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है कि कुछ परेशानियां, कुछ दुश्वारियां। कानून है, कानून में एक कानून है दफा 54, अब 55 है, उसके तहत ठीक है सीईओ को पावर है। पहले पावर होती थी किसी भी प्रॉपर्टी के वेकेशन ऑर्डर पास करने का। कोई लीगली बैठा हुआ, किसने कब्जा कर लिया, सीईओ की पावर होती थी उसके खिलाफ वेकेशन ऑर्डर पास कर ले। वेकेशन ऑर्डर पास होने के बाद में एसडीएम साहब को उसको एग्जीक्यूट कराना होता था। लेकिन अब 2013 के अमेंडमेंट के बाद जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है ना, मुसलमानों के हितैषी हमने ये कर दिया, सीईओ की ये पावर छीन ली। अच्छा, अब सीईओ प्रॉपर्टियों को खाली कराने का ऑर्डर नहीं कर सकता। वो पावर दे दी किसको? वक्फ ट्रिब्यूनल को। वक्फ ट्रिब्यूनल को वो पावर दे दी और ट्रिब्यूनल कायम नहीं करे।
हमने रिट लगाई, ट्रिब्यूनल कुछ कायम हुए। अब आप सोचिए, दिल्ली में या किसी भी स्टेट में, आप महाराष्ट्र में हैं, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, कितना बड़ा महाराष्ट्र है, बहुत बड़ा। हर जिले के अंदर या हर शहर के अंदर कम से कम एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में एक ट्रिब्यूनल से क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली आपने इन सारी प्रॉपर्टियों को, किस फिराक में है आप, सबको खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब आप। तो जो आपका सवाल था, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। अरे आपको दूसरी चीज में मैंने जवाब दिया है जी। कोई प्रॉपर्टी अगर कोई कब्जा कर लेता है तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप वक्फ बोर्ड को लिखें कि सारा इस प्रॉपर्टी देखे कब्जा कर लिया इसने। वक्फ बोर्ड वाले उसको नहीं सुन रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले उस पर नहीं कर रहे हैं, तो आपका, चूंकि आप मुस्लिम हैं, आपका राइट बनता है, आपका लोगो स्टैंड आई है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाएं। अब वक्फ बोर्ड वाले आएंगे, साहब इनका लोकस नहीं है, ये तो हम देखेंगे, तो वो स्टेटमेंट देंगे कम से कम। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में जब हमने पिटीशन लगाई, दिल्ली हाईकोर्ट में एग्जैक्टली यही हुआ। हमने पिटीशन लगाई कि साहब मुसलमान है, हमारा लोकस बनता है, और हमने पीआई लगाई, पीआई हमारी मंजूर हुई। लेकिन जो सरकारों के खेल होते हैं, जो तमाम चीजें होती हैं, मैं उस चीज में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारे से मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर वक्फ बोर्ड ने अर्जी लगाई, क्या अर्जी लगाई कि साहब शाहिद साहब जो 320 प्रॉपर्टियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो भारत की सरकार ने एक्वायर किए हैं, वो मुकदमा तो हमें लड़ना चाहिए, ये क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा जी, आप लड़ो, हमने कब मना किया आपको? ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हम लड़ेंगे, आप इसका राइट हमें दीजिए लड़ने का। उस बात पे हमने कहा जी आज तक आपने क्यों नहीं लड़ा? भारत की ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि 70 साल से कहां थे शाहिद साहब आप, यानी वक्फ चेयरमैन कहां थे, वक्फ चेयरमैन ने या वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं उसको ऑब्जेक्ट किया? तो यहाँ पर क्या चीज हो गई कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये तो लिखा कि शाहिद साहब वक्फ बोर्ड से ज्यादा वाइज हैं, शाहिद साहब वक्फ बोर्ड से ज्यादा वाइज हैं, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की हैं, तो वक्फ बोर्ड को मुख्तियार दे रही है मुकदमा लड़ने का। अब ये ऑर्डर किया उन्होंने अक्टूबर में, वक्फ बोर्ड ने करवाया, अक्टूबर से लेकर के हम दूसरे अक्टूबर में आने जा रहे, कोई कार्रवाई वक्फ बोर्ड ने नहीं करी। और 1 साल नहीं, ये 50 साल भी गुजरा तो भी नहीं करेंगे। ये कब करेंगे? जब वक्फ बोर्ड के अंदर पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे जाकर के बैठेंगे और पब्लिक को बता के आएंगे कि भाई आप हमें वोट दीजिए। क्यों वोट दीजिए? क्योंकि हम आपके लिए करेंगे। और ये पब्लिक उनसे पूछेगी भाई आपने हमसे वोट लिया था, आपका ये वाला वो था, आपने ये वादे किए थे, कहाँ गए वो वादे? तो ये सब चीजें तब होंगी। अगर सोचिए आप रफीक साहब, अगर इसमें पब्लिक के आदमी कोई चेयरमैन बना हुआ होता, पब्लिक के लोग उसके अंदर कमेटी बनी हुई होती, पब्लिक के द्वारा चुने गए होते, गवर्नमेंट की मजाल भी बस प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेती, और कब्जा करती है, एक्वायर करती, तो उसको अपने पैसे देती ना देती? बिल्कुल देती। 320 प्रॉपर्टियों में 70 मस्जिदें हैं, 120 कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्फ प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है जिस पर कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मार्केट बने हुए हैं, ठीक है, तो अब मैंने ये भी सुना है कि इसमें चोरी करने का ये भी एक तरीका होता है कि उस जमीन पर जितनी भी दुकानें लगी हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट वो 100 रुपए 200 रुपए बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे लगाए जाते हैं, और पीछे का खेल कुछ और होता है, और वो पैसा जाता कहाँ? थोड़ा मैं इसी तरह के जमीनी सवाल आपसे करना चाहता हूं। इसके बाद हम आएंगे उस मुद्दे पर सर जो आप लड़ रहे हैं, प्लस एक चीज आपकी जो राय थी कि किस तरीके से हम लोग, हर मुसलमान करोड़पति हो सकता है, और आपने जो पंजाबियों का एक एग्जांपल दिया था उस पर भी हम लोग आखिरी में आएंगे। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हम लोग रिलेट कर सकते हैं जिससे हर गांव देहात में। मैं आपको यहाँ की एक मिसाल देकर ही बताऊंगा। हमने दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करने के ऑर्डर करवाए, उनमें एग्जीक्यूट हुए 12 प्रॉपर्टियां खाली हुई। अब 12 प्रॉपर्टियां खाली हुई तो हमने देखा कि चेयरमैन साहब ने या वक्फ बोर्ड ने उन प्रॉपर्टियों की फिर बंदरबाट करनी शुरू कर दी। हमें तकलीफ हुई, यार हमने प्रॉपर्टी खाली करवा के वक्फ बोर्ड को दी और ये अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इससे वक्फ बोर्ड का क्या फायदा हुआ, आम लोगों का क्या फायदा हुआ, आलिम दीनों को क्या फायदा हुआ, या मुअज्जिनों को क्या फायदा हुआ? तो हम कोर्ट में गए, साहब इनको रोक लिया, ये ऐसे वक्फ प्रॉपर्टियों को दोबारा किराए पर नहीं उठा सकते जब तक कि उसका अखबार में विज्ञापन ना निकले, और सर्किल रेट जो भी वहां का है कम से कम सर्किल रेट पे दुकानें उठे किराए पर। तो इन्होंने उस चक्कर में आकर के कोर्ट के डायरेक्शन में रूल बनाए। रूल में इन्होंने लिख दिया कि साहब आप कोई भी प्रॉपर्टी बिना विज्ञापन के नहीं उठाएंगे, सर्किल रेट से कम पे नहीं उठाएंगे। तो जब ये रूल बन गए
तो इन्होंने अखबार में ऐड भी देने पड़े, अखबार में ऐड दिए तो बिड भी आई। और आप सोचिए कि 12 प्रॉपर्टियों से सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से वक्फ बोर्ड ने इतनी कमाई कर ली कि उन्होंने दिल्ली में मुअज्जिन और इमामों को तनख्वाह 20,000 रुपए तक की रही। जगह जगह वक्फ बोर्ड के पैसे बांटे गए, इतनी ज्यादा उससे कमाई सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से। और ये 990 प्रॉपर्टियां हो जाती तो क्या होता। तो ये कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं, ये तमाम चीजें हैं, वहां पर कितना बड़ा खेल होता है कि एक रेंट अगर 1 लाख रुपए का है तो उस रेंट को दिखाएंगे कितने का, 1,000 रुपए का। तो 99,000 तो पहले ही खत्म हो गए। और 1,000 में से भी चूंकि उसमें एक दफा है, उस दफा के तहत जो मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली को, अब आप सोचिए क्या कमाल की चीज है, सिर्फ 7% पैसा वक्फ बोर्ड को देना होता है। यानी 1,000 में से भी वो सिर्फ कितने रुपए दे रहा है, 70 रुपए वक्फ बोर्ड को। 7 रुपए 70 रुपए, हाँ 70 रुपए 1,000 में से। तो 1 लाख रुपए किराया था, 99 तो पहले ही खा गया वो। 1,000 भी उसने पूरे नहीं जमा करने, 1,000 में से जमा करना। तो वक्फ बोर्ड को क्या मिला, जिस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए रेंट आता, उस प्रॉपर्टी से 70 रुपए आ रहे हैं। वो 99,000। यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमान यहाँ पे थोड़े से जागरूक हो जाए तो जो इनको पंचर वाला कहते हैं, गाड़ियों के पंचर वाला, मुझे लगता है कि वो गाड़ियों के शोरूम के मालिक होते। अगर जागरूक होगा ना तो आप यकीन मानिए पूरा भारत आंदोलन कर रहा होगा कि वक्फ प्रॉपर्टियों में हमें रिजर्वेशन दो। आंदोलन कर रहा। बड़ी हमारी इमदाद है, इतना बड़ा हमारे पास सब कुछ छोड़ा हुआ हमारे बुजुर्गों ने। हम उस चीज को बस संभाल नहीं पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। अभी मैं कोई जज्बाती स्पीच दूं, लोग आ जाएंगे निकल के, बिल्कुल आ जाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे, सबका नुकसान करेंगे उससे। लेकिन जो चीजें करने की है वो नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ क्या है। ये तमाम बातें जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जितने भी सामीन, जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं शाहिद अली साहब। और ये तमाम बातों पे जो सवाल आप कर रहे हैं, शुरू में हो चुकी है वो बात। अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग वो वीडियो देख लेंगे दोबारा ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद से, जहां पर आपके ये जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शाहिद साहब एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए आपने बताया कि हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है। अगर मुझे जानना है कि हमारे जिले में वक्फ बोर्ड के या वक्फ की कितनी जमीनें हैं, उसका क्या हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे, पता कैसे लगाएंगे? आपको एक आरटीआई की एप्लीकेशन लिखनी होगी। कुछ जगहों पर तो केरल में अभी हम एक जूम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो केरल में जो सीईओ साहब है वहां पर वो आए थे, जमाल साहब, उन्होंने कहा जी हमने सारी प्रॉपर्टियों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। यानी कि सारी प्रॉपर्टियों को आप एक फिंगर टिप पर देख सकते हैं कितनी हमारे पास प्रॉपर्टियां हैं। हालांकि वो प्रोसेस में है, वो पूरी तरह से काम हुआ नहीं है। तो इस तरह के काम होने की तवक्को है कि इस तरह का काम होना चाहिए। जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, पूरी प्रॉपर्टियां सब उस पर आ जाएंगी, ये जीपीआरएस से जुड़ जाएंगी, तो बड़े आसान हो जाएगा। अभी आज की डेट में हमारे लिए, हमारे पास में जो रास्ता खुला हुआ है वो ये है कि हम वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन लेके आरटीआई की, उनसे पूछेंगे बताइए साहब हमारे जिले में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे शहर में कौन कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका मुतवल्ली कौन है, या वो प्रॉपर्टियां उनको देख रहा कौन कर रहा है, या उन प्रॉपर्टियों का जो वाकिफ का संदेश था, जो वाकिफनामा है, जो वक्फनामा जिसे कहते हैं, वाकिफ की मंशा क्या थी, या वहां से कितनी कमाइयां हो रही हैं, या वहां से कितना रेंट आ रहा है, जो भी कुछ है वो आप सब इंफॉर्मेशन आरटीआई में मांग सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो आपको कोर्ट जाना होगा। यही तो चीजें हैं ना कि अब आदमी कितना करेगा। एक आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी, हर आदमी को तो उतना नहीं डालेगा। इसीलिए जो हमने एक पूरी टीम पूरे मुल्क के अंदर बना रहे हैं वक्फ लिबरेशन मूवमेंट की, वो यही काम करने के लिए बना रहे हैं ताकि ये काम हमारा सबका सब सेंट्रलाइज हो जाए। लड़ाई बहुत मुश्किल है, आपके जैसे हमें हजारों लाखों लोग चाहिए। जब आपके जैसे हजारों लाखों लोग हो जाएंगे तो आप यकीन रखिए इंशाल्लाह वो सुनहरा वक्त आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल याद रखेंगे और नाज करेंगे कि साहब उस वक्त में ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने ये सब काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
वाकई में इस आपके जज्बे को सलाम है और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तमाम लोग इससे बिल्कुल जुड़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं सर, ये बताइए जैसे कि आप लड़ाई जो दिल्ली में वक्फ बोर्ड की काफी जमीनें हैं जो सरकार ने खुद कब्जा कर रखी है, जो इस वक्त की आम आदमी पार्टी है, जिसमें से कई कब्रिस्तान है। अभी आपने रिसेंटली एक मस्जिद की जमीन को आपने छुड़वाया है, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल मुझे देके जरा बताइएगा कि किस तरीके से मतलब कि छुड़ाने का जो प्रोसेस हुआ आपका, इसमें कितनी दिक्कतें सामने आई पेश, ताकि जो लोग इसको समझ रहे हैं कि जमीन को आसानी से छुड़वा लेना है, अकेले कर लेंगे, तो मैं आप जैसे लोगों का उसमें सरपरस्ती की कितनी जरूरत है? देखिए, तरीका बहुत मुश्किल है। जस्तजू और जुनून होना चाहिए, सब कुछ होता है। अभी बहुत मुश्किल चीजें हैं। अभी आप उनके रहमो करम पर हैं, आप उनके रहमो करम पर हैं, कानून है आपके पास। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप 5 साल 10 साल लड़िए, हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, हो सकता है आप कामयाब ना हो जाएं। इन चीजों को आसान बनाने के लिए ही जो हम आंदोलन कर रहे हैं कि एक बार वो चीज हो जाएगी तो सब चीजों में आसानी हो जाएगी। आज की डेट में जैसे सपोज कर लीजिए, एक दिल्ली में एक जगह लाल मस्जिद है निजामुद्दीन के पास में। लाल मस्जिद की 12 एकड़ जमीन, 12 एकड़, 1 एकड़ में आपके हो जाते हैं 5000 गज जमीन, तो 12 पंजे 60,000 गज, 60,000 स्क्वायर यार्ड्स। 60,000 को अगर आपने स्क्वायर फीट पर निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5,40,000 स्क्वायर फीट। और वो कहां पर जमीन है? सीपीओ कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल निजामुद्दीन लाजपत नगर रोड। यानी कि यहाँ पर जो जमीन की कीमत है वो तकरीबन रेंटल बता रहा हूँ मैं आपको, 200 रुपए स्क्वायर फीट का रेंटल है, 200 रुपए स्क्वायर फीट। अब आप 5,40,000 रुपए को 200 से गुणा कर लीजिए। 5,40,000 स्क्वायर फीट को आप 200 से गुणा कर लीजिए, ये हो गए आपके 108, यानी कि 1,080 लाख, 1,080 लाख रुपया आपके पास में आ रहा है एक महीने में। तो साल को आप गुणा कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास में? तकरीबन ये 13-14 हजार करोड़ रुपया आपके पास में ये आ रहा है इस जमीन से। इस जमीन को एक्वायर कर लिया भारत की सरकार ने। वक्फ की जमीन है, नहीं कर सकती है। अगर वक्फ बोर्ड ने इसमें सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा दिया होता, जो दफा 51 की मैंने बात करी है कि भाई आप कैसे कर सकते हो, आप तो नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं हो सकती थी। लेकिन वक्फ बोर्ड में उनका वो बैठा हुआ कठपुतली, उसने लगाया नहीं ऑब्जेक्शन, एक्वायर कर ली। वक्फ बोर्ड को इसमें क्या मिला? 1 पैसा नहीं मिला। तो जो प्रॉपर्टी तकरीबन 14-15 हजार करोड़ रुपया सालाना कमा सकती थी, उस प्रॉपर्टी से आपको वक्फ बोर्ड को 0 पैसा नहीं मिला। वो 14-15 हजार करोड़ रुपया किसका था? मुसलमानों का था। उसमें लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, पूरी दिल्ली से लोग आए, दिल्ली के आसपास के लोग भी आए, वो जद्दोजहद हमारी चल रही है। मस्जिद को तो अल्लाह का शुक्र हमने बचा लिया है, बट बाकी उन्होंने खबरें हमारी मिसमार कर दी, सब जगह उन्होंने कब्जा कर लिया अपना, सब कुछ है। लेकिन कानूनी लड़ाई चल रही है, कब कामयाब होंगे पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह दिल्ली सरकार बिल्कुल मतलब खिलाफ हो या अंबानी का महल हो, इंशाल्लाह इन सबको खाली जरूर करवाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। जो नाजायज कब्जे हैं उसको तो छुड़वाना ही है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि जो अभी जुड़ रहे हैं, ये जो बात चल रही है वो उस जमीन की बात चली है जिसका मालिकाना हक उन मुसलमानों का है जिनके लिए ये जमीन वक्फ की गई है, उनके फलाह बहबूदी के लिए, उनके सामाजिक भलाई के लिए है। उस जमीन को जिसने भी कब्जा कर रखा है उनको छुड़ाने की बात यहाँ पे हो रही है, किसी पे कब्जा करने की बात नहीं हो रही है। कंफ्यूज ना हो जो लोग बीच में अभी जुड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सर एक चीज ये बात बताइए मुझे, वक्फ बोर्ड की जो कॉन्सेप्ट की जो बात आपने बताई थी, और आपके एक वीडियो में जैसा आपने बताया था कि पंजाबियों की भी जमीन की कुछ बात ऐसी आई थी जिसके बाद से उन लोगों ने खुद अपने हाथों में ले लिया था उसका बागडोर। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि लोग समझ जाएं आसानी से। 1920 में 100 साल पहले, पूरे 100 साल पहले सरदारों ने एक आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन क्यों चलाया था कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इनकी गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग जो हैं बेसिकली जो सिख रिलीजन है वो गुरु नानक देव जी का उसके संस्थापक हैं। गुरु नानक देव जी, बाबा फरीद का रिलेशन सब जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट वक्फ बोर्ड का तकरीबन उन्होंने लिया हुआ है, नाम उनका अलग है, बट वक्फ बोर्ड का ही कॉन्सेप्ट उनके पास है।
तो इनके साथ भी दिक्कतें यही होती थी कि इनकी प्रॉपर्टी को दुनिया इस्तेमाल कर रही थी, कोई बेच रहा था, कुछ कर रहा था, जो सरदारों को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने अपने आप को सबको इकट्ठा किया, अपने लोगों तक बात पहुंचाई और इन्होंने आंदोलन चलाया। जब इनके लोगों ने इन बातों को समझा, जैसे मैं आज कह रहा हूं, तो उस वक्त सरदारों की अपने आप लोगों की टोलियां बनी, कोई मोहल्ले मोहल्लों में जा रहा है। उस वक्त सोचिए, जब टेलीविजन भी नहीं था, अखबार भी नहीं थे, ठीक है, वहां पर कोई आदमी किस तरह से लोगों को बता रहा है कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टियां कब्जा हो रही हैं, इनको बचाओ, इनको बचाने का आंदोलन करो। टोलियां निकलती थी, कोई गाने गाता था, कोई तबले बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, लोगों को अपनी बातें बता देते। आज तो बड़ा आसान सा माध्यम है यहाँ पर, यहाँ आपके साथ में बोल रहे हैं तो 1,50,000 लोग या जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ जुड़ेंगे उससे, सुनेंगे उसको। उस वक्त तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनतें करी, अपने लोगों को जगाया और वो कामयाब हुए। उन्हें अपने लोगों को ये बताने में वो कामयाब हुए कि भैया तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टियां हैं और इन प्रॉपर्टियों से तुम्हारी सारी परेशानियों का हल हो सकता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इन परेशानियों को आप सबकी सारी परेशानी हल कर देंगे ये प्रॉपर्टी, बशर्ते आप इन्हें आजाद करवा लीजिए। अब आजाद किससे करवा लीजिए? आजाद करवाने का तरीका वही है डेमोक्रेटिक तरीका। हम डेमोक्रेटिक तरीके की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन के जरिए सरकारें बनती हैं, बिल्कुल आम आदमी वोट करते हैं। तो ऐसे उनका हमारा इलेक्शन हो और इलेक्शन के जरिए जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं उनके लिए बोर्ड बने, उनको जो मैनेज करे, लुक आफ्टर करे, उस बोर्ड के मेंबरान हम सरदार लोग चुने, हम सिख लोग चुने उनको, आम इलेक्शन के जरिए हो। ये उनका आंदोलन 5 साल चला। 5वें साल में 2025 में यह आंदोलन वायलेंट भी हुआ, कुछ उनकी शहादतें भी हुई, लेकिन सरकार झुकी। सरकार झुकने के बाद में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झुका दिया, अंग्रेज सरकार को उन्होंने झुका दिया। अंग्रेज सरकार ने यह कानून बना दिया, गुरुद्वारा एक्ट 1925, जिसको हम कहते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट या शिरोमणि गुरुद्वारा अकाली कमेटी, लाइक दिस। ये एक्ट बना 1925 में 25 जुलाई को। जब ये एक्ट बना, अब आप सोचिए कि एक इस चीज में क्या है आखिर, महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने, हमारा देश कब आजाद हुआ था रफीक साहब? 1947। कब आजाद हुआ था? 1947 में। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है 25 जुलाई 1925 का। जब ये एक्ट पास हुआ तो उन्होंने कहा आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। इतना बड़ा है इसके अंदर ये जो मामला है। और वो मामला क्या था? सिर्फ ये था कि अब गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी अहदेदारों को, जैसे हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, मेंबर को गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी। तो इस एक्ट में क्या था कि अब सरदार यानी सिख कौम खुद चुनेंगे अपने लोगों को। तो खुद चुनने से क्या हो गया, अब जब लोग उसमें इलेक्शन में खड़े हुए, उनके वार्ड में बने, जैसे एक कोई भी शहर ले लीजिए, मान लीजिए आपका बॉम्बे है, बॉम्बे को उन्होंने 70 वार्डों में बांट दिया। अब 70 वार्डों का इलेक्शन होना है, 70 वार्ड में उनके कैंडिडेट खड़े हुए, वोटर कौन है? उनके सरदार इलेक्शन में खड़े हुए। तो वो जाके वोटरों को बताएंगे ना कि भैया देखो तुम्हारी इतनी वक्त प्रॉपर्टियां हैं, इन वक्त प्रॉपर्टियों पे ऐसे कब्जे हो रहे हैं, हम ऐसे उनको बचा सकते हैं, हम इन वक्त प्रॉपर्टियों से ऐसे तुम्हारे फायदे कर सकते हैं, ऐसे कौम के फायदे कर सकते हैं। तो उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको लोग चुनेंगे। जब बेस्ट कैंडिडेट चुन के आएगा, जो भी आदमी चुन के जा रहा है, उसकी फिर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्या मैं बेस्ट एफर्ट, बेस्ट रिजल्ट दूं ताकि मैं दोबारा भी चुन के आऊं। जितने भी प्रोजेक्ट चलाएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो इससे इनको क्या हो गया, जब इनकी तमाम वक्त प्रॉपर्टियों के अहदेदारों को लोगों ने चुनना शुरू किया, तो सरदारों के बीच में और इस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच में एक रिश्ता कायम हो गया। अब हर एक सरदार या हर एक सिख अपनी प्रॉपर्टियों के बारे में जानने लगा कि हमारी प्रॉपर्टियां ये हैं। जैसे आपने कहा ना लोग कैसे जाने, मैंने कहा आरटीआई लिखो साहब। फिर वहां पर उनको घर में बैठ के इंफॉर्मेशन आ गई। कब आ गई? 1925 में, जब हमारी इतनी प्रॉपर्टियां हैं, इससे ये काम हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इंफॉर्मेशन उनको आ गई तो उनमें एक दिलचस्पी जागी, यार हमारा इतना सब कुछ इतना हमारा सामने पड़ा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल क्या करें। अब सोचिए, जब उन्होंने ये सब उनके अंदर ये लगन जागी, उनमें इतनी ये आपके इस चीज को वो जानने लगे, तो उससे का फायदा बताऊं मैं क्या हुआ। कर्जा हंसना हमारा कॉन्सेप्ट है।
कर्जा हंसना उन लोगों बिल्कुल। ने देना शुरू कर दिया अपनी वक्त प्रॉपर्टी की कमाई से, बताइए। कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप बताइए। बिजनेस करना, आप बिजनेस करिए, लीजिए हम पैसे दे रहे हैं आपको। या उन्होंने स्कूल बनाए 70 लोग तो उन्होंने स्कूल में सेटल कर दिए अपने। फिर उससे जो फायदे हुए उस फायदे को उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने 1000 लोग सेटल कर दिए, अपने रोजगार दे दिया उनको। तो कुछ लोगों को पैसे दिए बिजनेस करने के लिए, कुछ लोगों को रोजगार मुहैया कराया, यानी कि नौकरियां मिली या उनको रोजगार मिला, बिल्कुल सब कुछ हुआ। बिल्कुल। तो अब सोचिए, हम कहते हैं ना कि कोई फकीर नहीं मिलता हमें सरदारों में से, उसका रीजन ये है, उसका और कोई रीजन नहीं है। वो भी इसी दुनिया में पैदा हुए हैं, उनके साथ भी नफ्स लगा हुआ है, वो भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान है। शैतान सबको बहकाता है, शैतान उनको भी बहकाता है, लेकिन उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट बना लिया ना, उनकी जो कौम 1920 में जागी, 1925 में कामयाब हो गए, वो जो 5 साल में लोग उनको दे गए, वो उसका आज तक खा रही है। जब तक रोज़े क़यामत तक ये कौम रहेगी, वो उसका खाते रहेंगे। और आज आप देखिए किसी भी शहर में हम लोग भीख मांगते नहीं देखेंगे। एक ऐसा स्कूल जरूर होगा जहाँ पे लोग एडमिशन कराने के लिए तरसते हैं। उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, फ्री दवाएं दे रही, फ्री इलाज दे रही, लंगर चलती हैं, सब कुछ फ्री इलाज चलता है, और कोई भीख मांगता नहीं दिखेगा। लंगर चला रही, लाखों लोगों को खाना खिला रही, तनख्वाहें दे रही, कितने लोग वहां पर अपने काम करते हैं, सबको तनख्वाहें दे रही। अब हमारे पास अपने मुअज्जिन को देने के लिए पैसे नहीं होते। हमारी कितनी बहनें हैं, बेवा हो जाती हैं, तलाक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये तो कहते हैं, इल्जाम अपने ऊपर क्या लगवाते हैं कि साहब 4 महीने के बाद मेंटेनेंस नहीं। अरे वक्फ बोर्ड के बाद इतना पैसा है कि उन्हें पूरी जिंदगी खिला सकती है भैया। बताइए, उनकी पेंशन बन गई है, नहीं बनेगी उनकी पेंशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई किसी तरह की परेशानी रहेगी। जिस कौम से लोग नफरत करते हैं, नफरत क्यों करते हैं? देखिए रफीक साहब, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया मुसलमानों के खिलाफ, और आज भी फैलाया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा यूपीएससी जिहाद उसने चलाया, सुदर्शन चैनल ने क्या चीज दिखा रहा है कि साहब ये जो मुसलमान हैं इनको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है तैयारी करने के लिए, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा। वो गलत दिखा रहा है, वो गलत दिखा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। जब हमारे पास हमारा वक्फ बोर्ड होगा, सरकार हमें नहीं चाहिए साहब से 1 पैसा भी, बल्कि अपने हिंदू भाइयों को भी हम मदद कर देंगे। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल बनेंगे, इलाज हम सबका करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेंगे, हम सबको पढ़ाएंगे, नौकरियां भी देंगे हम सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो लोग हमको प्यार करेंगे, नफरत करेंगे? बिल्कुल प्यार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये वो खूबसूरत मुल्क है रफीक साहब, ये वो खूबसूरत मुल्क है जिसके बारे में हदीस है, जो मैं मानता हूँ कि वो हदीस है। जो लोग, कुछ लोग नहीं मानते, नहीं माने, मैं मानता हूँ कि हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबुएं आती थी यहाँ से। तो इतना प्यारा मुल्क, और हमारे हिंदू भाई हमसे लड़े, जिनके बीच में और हमारे बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लड़े। देखिए उनके मजहब में क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो ब्राह्मण है एक परिवार है। हमारे में क्या है? लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे दिन तुम्हारे साथ, हमारे दिन हमारे साथ। बताइए लड़ाई की क्या बात है? लेकिन ये जो यहूदियों ने नफरत फैलाई, यहूदियों ने जो इनको विन ओवर करा, और जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस मुल्क में फैलाई, इस मुल्क में तो नफरत नहीं होनी चाहिए थी मुसलमानों के खिलाफ। एक अकेले वक्फ बोर्ड के जरिए, हम इसको संभालने के जरिए इन नफरतों को प्यार में बदल सकते हैं। और जब प्यार में बदलेगी नफरतें, आप समझ सकते हैं कि इस्लाम कहाँ जाएगा, इस्लाम का परचम कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, बेशक बेशक। और यकीन मानिए ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपने बताया अभी। और कब की लड़ाई आप बता रहे हैं? 1920 की लड़ाई बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूं आप लोग जितने लोग अभी जुड़े हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो जमीन होती है, जो मुसलमानों के फलाह बहबूदी, उनके भलाई, उनके सामाजिक उत्थान और उनके भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसको किस तरीके से लूटा जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जो गरीब मुसलमानों, गरीब औरतों, गरीब बेवा या बच्चे जो बेचारे सड़कों पे भीख मांगते आपको दिखाई देते हैं, उनकी जिंदगी पल में बदल जाएगी। उसके लिए थोड़े से जागने की जरूरत है, और थोड़े से हिम्मत और जज्बे की जरूरत है, और सरकार से ये मांग करने की जरूरत है कि इसको, मतलब अगर इसको एक शब्द में एटोनॉमी कहा जाए तो इसको आप एटोनोमस बनाने की बात कर रहे हैं शाहिद साहब, राइट? कि हम लोग इसको खुद से संभालेंगे।
मैं इसको डेमोक्रेटिक सेटअप देने की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या है कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां मुसलमानों की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क का कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है, इस्लामी कानून भी यही कहता है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं जरा सब मुसलमानों की है। वक्फ का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया वक्फ प्रॉपर्टियों को मैनेज करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है। तो उस वक्फ बोर्ड में जो इन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, उसमें गवर्नमेंट के कठपुतली क्यों हो? उसमें मुसलमानों के बिल्कुल ये जो सरदारों का सिस्टम है, अगर इसके अंदर लेकुना जरा सा भी होता, 100 साल हो गए, फेल हो गया होता उनका सिस्टम। 100 साल से लगातार उनका सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम कामयाब है। और डेमोक्रेटिक सेटअप तो हमने ही दिया है ना दुनिया को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये कामयाब सेटअप है, ये कामयाब सेटअप है। जब ये कामयाब सेटअप है तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें कोई परेशानी नहीं। सिर्फ वही लोग इस चीज की मुखालफत भी कर रहे हैं जो लोग वक्फ प्रॉपर्टियों पे नाजायज कब्जे करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, वो बाकायदा पेट पकड़ पकड़ के मुझे कोस रहे हैं आजकल। मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलानी शुरू कर दिया उन लोगों ने। और ये तमाम लोग मुसलमान ही हैं शाही साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर कब्जे के पीछे 100% कब्जे के पीछे मुसलमान ही निकलेंगे। बताइए, कोई हिंदू अगर किसी कब्जे में बैठा हुआ है तो उसे किसी मुसलमान ने बेची होगी। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट भी अगर उसने गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया, एक्वायर करके बैठी है, तो वक्फ बोर्ड के वो मुसलमान ही है जिन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो 100% कब्जे के पीछे आपको मुसलमान ही दिखेंगे, कोई हिंदू नहीं दिखेगा। कब्जा किसी ने भी कर रखी है, बिल्कुल सही। एंड में कोई भी खा गया, है जिम्मेदार हम। तो सारे के सारे लोग इतनी बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इस मूवमेंट को रोकिए इनकी। लेकिन इंशाल्लाह ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ये मुहिम चलेगा और चलती रहेगी, और लड़ाई तो चलती रहेगी। जुड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह इस मूवमेंट को उस कामयाबी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, बेशक बेशक, इंशाल्लाह। बिल्कुल शाही साहब, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ एक साथी हमारे हैदराबाद के महमूद अली नाम है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। एक चीज और भी मैं चाहूंगा कि शायद आप उनको जानते भी होंगे, उस्मान अल हाजरी उनका नाम है। वो भी काफी पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन इस मुद्दे पे वो बड़े ही साफ है। कई लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, कई टोली मस्जिद करके, मोती मस्जिद, न जाने कितनी मस्जिदों को उन्होंने आजाद करवाया जो नाजायज कब्जे हो चुके थे। उस्मान अल हाजरी उनका नाम है। और पिछले बार उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इलेक्शन भी लड़ा था कांग्रेस की टिकट से। उनका भी यही कहना है। अभी देखिए उनका एक कमेंट आया है महमूद भाई का, कहते हैं कि सर्वे कमिश्नर एवरी 10 इयर्स में सर्वे करना चाहिए, पर बहुत से स्टेट में 25-30 साल से कोई सर्वे हो ही नहीं रहा। प्रॉपर्टी सेफ कहां रहेंगे? रूलिंग पार्टी के नेता लूट रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई जरा सा भी शक नहीं। तो ये बिल्कुल 1 लाख परेशानियां हैं, 1 लाख बीमारियां हैं, और इलाज उसका सिर्फ ये है। एक साहब ने कहा, अभी मैं एक जूम कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें दुनिया भर के लोग मौजूद थे, कर्नाटका में कर रहा था मैं जूम कॉन्फ्रेंस। उसमें एक वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए साहब है, बहुत पुराने, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत कुछ रहे हैं, कि साहब इलेक्शन करा के तो आप मार्केट करवा दोगे, लोग लड़ेंगे। बल्कि भाई जो पीएम बनता है या सीएम बनता है वो भी इलेक्शन के जरिए बनता है, वही बंद करवा दीजिए। मार्केट तो वहां भी होती है ना, बंद करवाइए। वो तो ज्यादा बड़े तादाद में। एक दो इंस्टांसेस अगर लड़ाई के भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर सबको ये पता लगे कि हाँ भाई ये फायदे की चीज है। बिल्कुल, हिंदू तो ये बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बेकार की चीज नहीं है, बहुत फायदे की चीज है, इसके लिए जागो। बिल्कुल। और जब जागेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक हदीस पाक है, इसका मफहूम मिसाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब लोगों को ये पता लग जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना फायदा होता है, तो लोग लड़ेंगे, है ना? बेशक, पहली सफ में बिल्कुल है, जमात की पहली सफ में नमाज पढ़ने का लोगों को फायदा पता लग जाए, लोग लड़ेंगे। मैं पहली सफ में खड़ा हूँगा, बेशक। मैं वो मिसाल के लिए मैंने कही है, मैं इस बात को मिला नहीं रहा हूँ। अगर वक्फ बोर्ड का लोगों को फायदा पता लगता है तो लोग वक्फ बोर्ड के लिए लड़ेंगे, तो जरूर लड़ेंगे। उसमें क्या बुराई है लड़ने के लिए? अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हमारी कोई एकदम हक के लिए कब्जा कर लेगा, हम नहीं लड़ेंगे, छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी कोई एक जमीन कब्जा करेगा, लड़ेंगे नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड की बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी जमीनें कब्जा हो रही है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये है यार वक्फ बोर्ड की जमीन है। भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारी जमीन है वो। वक्फ बोर्ड तो केयर टेकर है, सिर्फ अल्लाह की जमीन है वो। और अल्लाह की जमीन
के लिए अगर आप लड़ेंगे तो आप किसका काम करेंगे? अल्लाह का काम करेंगे। बेशक और अल्लाह बेशक, का काम बहुत कौन अच्छा करेगा? पॉइंट, जिसको अल्लाह चाहेगा। बहुत अच्छा अल्लाह का पॉइंट। काम कौन करेगा? इसको अल्लाह चाहेगा। भाई सोचिए ना, अगर अल्लाह के दुनियावी राह कानून के में, मुताबिक अल्लाह अल्लाह के के कानून के खुशनुदी के मुताबिक लिए, वक्फ अल्लाह प्रॉपर्टी के का खुशनुदी मालिक के अल्लाह लिए है। जब कोई मुसलमान, जी जी जी, माफी चाहता हूँ, बोलिए जी। नहीं बोलिए बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जब ये कोई कह रहा अल्लाह था, के रजा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए कोई मुसलमान अगर जमीन को वक्फ कर रहा मुसलमानों की भलाई के लिए, और वो जमीन को कोई लूट के बैठ जा रहा, तो हमें उसको लड़ना चाहिए अल्लाह के राह के लिए कि भैया तुमने नाजायज कब्जा कैसे कर लिया है। ये तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। बेशक आपकी बात से मैं 100% हर मुसलमान इस बात से राजी होगा, और बिल्कुल ये वक्त है इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ खड़े होने का, मुत्तहिद होने का। राजनीतिक, मैं एक सेंटेंस से बड़ा परेशान रहता हूं साहिब साहब, कि मुसलमानों एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। पॉलिटिकल वे में बात करते हैं, जबकि होना इस मामले में चाहिए था। पॉलिटिकली आपको उसमें मुत्तहिद और एक जगह होकर आपको एक जगह वोट देके प्रधानमंत्री आप किसी को नहीं बना देंगे। आपको मिलजुल के सबके साथ रहना है, लेकिन जो इस पर आपका अधिकार है, जिसमें मुसलमानों को एक होकर एक देश के लिए बेहतर काम करने का मौका है, जहां पर हम एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिससे हम भारत के लगभग 20 से 25% की जीडीपी को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पे अगर एक मुसलमान होने के नाते, और हम कहते हैं ना हम गर्व से भारतीय मुसलमान है, तो भारतीय मुसलमान होने का ये भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे जरिए जो किसी का भलाई का काम हो जाए। अगर हमारे समाज के 10-15 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी बदल जाए, तो इससे बड़ा देश का भलाई क्या हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की किसी को तकलीफ होगी। तो अभी तक की जितनी भी बातें हुई हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, फिलहाल वो सरकारों के उन, मतलब आप कह सकते हैं कठपुतलियों के हाथ में है, जो अपने हिसाब से उन जमीनों को बिल्कुल बर्बाद कर रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, पैसे को बर्बाद कर रही हैं, और अपने नाजायज फायदे के लिए, अपने नाजायज इलेक्शन के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां पर कोई इंसान नहीं जानता उसके बारे में, वहां पर नाजायज तरीके से कागज पे कुछ और पैसा और पीछे से कुछ और पैसा लूटा जा रहा है। दूसरी बात इन्होंने जो कही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया वो जैसे पंजाबी भाइयों का दिया, जो हमारे सिख भाई हैं उनकी जमीन का दिया, कि उन्होंने कैसे 1920 में लड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ी और खुद मुख्तारी ली उस जमीन का, उस प्रॉपर्टीज के देखभाल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और उसके जरिए जो भी फायदे का काम उनके कम्युनिटी के लिए होता वो उन्होंने अपने हाथ में लिया। यही काम हम मुसलमानों को करने की सलाह शाही साहब दे रहे हैं, और इसकी लड़ाई ये कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं, और मैं तो साथ हूं इनके हर तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी साथ रहेंगे। तो एक अगर सेंटेंस में शाहिद साहब मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो आपने एग्जांपल दिया सिख भाइयों का, अगर उसको एक सेंटेंस में बोला जाए कि लोगों को याद हो जाए कि इस तरीके से ये पैटर्न होना चाहिए, तो कैसे कहेंगे इसको? सर मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। सिख भाइयों का अलग इलेक्शन कमीशन है, सिख भाइयों का अलग इलेक्शन कमीशन है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन कराता है। ठीक है। मुसलमानों का भी जो ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, इसके लिए भी इलेक्शन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं है। तो जो वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान है उनको गवर्नमेंट चुनना बंद कर दे, उसका डायरेक्ट इलेक्शन हो मुसलमानों के द्वारा। हमारी प्रॉपर्टी हम चुनेंगे कौन वहां पर जाएगा जीत करके। हमारी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, और वो तभी आ सकती है जब डायरेक्ट उसका इलेक्शन होगा। तो वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को गवर्नमेंट चुनना बंद कर दे, अपने कठपुतलियों को बनाना बंद कर दे, और उसका अख्तियार मुसलमानों को दे कि उनको किसको चुन के भेजेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमारे देश का तरीका है इलेक्शन का। बिल्कुल, मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आज के मुसलमानों के लिए जो बात करते हैं ना, मुसलमान के हम नेता हैं, हम मुसलमान के देखभाल करना चाहते हैं, मुझे लगता है अगर इस चीज को कोई तरीके से ठीक कर दिया। देखिए, जो लड़ाई शाही साहब लड़ रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अकाउंटेबल लोगों को बनाने के लिए, और किस तरीके से हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो उसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है, जरूर है, आज न कल ये कामयाबी मिलेगी अगर लड़ाई लड़ते हैं तो। उसके बारे में नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो लोग मुसलमान के एक नेक और लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, एटलीस्ट मैं उनसे गुजारिश करता हूं, खासकर मुसलमान एमपीज, विधायकों से मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या उनके समर्थक जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, कम से कम आप मुसलमान अपने एमपी एमएलए से ही सवाल कीजिए कि आपकी क्या मुदाखलत है इतने बड़े प्रॉपर्टीज के मैटर में, आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल। जाहिर सी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई एमपी अगर इसका
सरकार के द्वारा चुनकर इसका बनाया गया है बोर्ड मेंबर या चेयरमैन, तो कोई दूसरा एमपी उनसे सवाल नहीं कर सकता। आरटीआई के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यही कम से कम एक बेहतरीन होगा, जो मुसलमानों के लिए सबसे बेस्ट होगा। शाहिद साहब, आपने इतना वक्त दिया, मुझे उम्मीद है और भी बहुत सारी बातें होंगी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो हम आपसे आगे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि लोगों तक बातें पहुंचती रहे। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आप बहुत दिल से सल्यूट के लायक हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ये सही मायने में मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कामयाबी हमें आज से 10 बाद मिलनी चाहिए, वो कामयाबी हमें मुसलमानों के भलाई के लिए। देखिए, मुसलमानों के बारे में अगर बात हम करते हैं तो मुसलमानों को ये बात सोचना पड़ेगा कि जब तक आप खुद कदम नहीं उठाएंगे अपने कामयाबी के लिए, ये बिल्कुल बात राजनीति से अलग है। इसमें राजनीति के नाजायज लोग फायदा उठा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी पर, समझ रहे हैं? ये बात राजनीति से अलग होनी चाहिए, और आप राजनीतिक लोग जो हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं और आपको इस प्रॉपर्टी के फायदे से दूर रख रहे हैं। किस तरीके से लूटा जाता है, सारी बातें यहां पर हो गई हैं। वक्फ बोर्ड की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उस पर किसी का कोई सवाल जवाब नहीं होता है, कोई उसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाता है। वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ मतलब जिन्होंने अपने जिंदा रहते भर में अपनी जमीन को मुसलमानों के भलाई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए या किसी सामाजिक अच्छाई के लिए उन्होंने जो वक्फ कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं डोनेट कर देना, कहते हैं जिसको इंग्लिश में, दान कर देना जिसको कहते हैं हिंदी में, समझ लीजिए ये होता है। उसको एक बोर्ड बनती है, बोर्ड जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड, वो उसको मैनेज करती है। और वो वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो सरकारी लोग होते हैं, सरकार के द्वारा चुने हुए जो एमपी होते हैं या फिर जो उसके और भी जितने भी ओहदेदारान होते हैं, ठीक है। अगर हम उसके बदले ऐसा किया जाए कि जिस तरीके से वार्ड का इलेक्शन होता है, वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं या फिर एमपी को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, उसी तरीके से एक राज्य में, एक जिले में एक वक्फ बोर्ड का चुनाव भारतीय मुसलमान को करना चाहिए, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और जिम्मेदारी बढ़े। और अगर कोई गलती उसमें नजर आती है तो उसके ऊपर मुकदमा होकर उसको जेल भी हो। और इस तरह के लोगों को जेल में भेजने में सरकार भी बहुत इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया इससे तो अब हमको फायदा मिल नहीं रहा है, पकड़ो इसको जेल में डालो, थोड़ा भी गलती अगर नजर आता है तो बहुत सारे लोग सीधे भी हो जाएंगे। क्योंकि सरकार इस वक्त लगातार लूटने में बराबर की हिस्सेदार है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, लूटने में उनका बराबर कहां तक, क्योंकि उनके लोग बैठे हुए हैं इस बोर्ड में। और वो लोग क्या करते हैं कि इस जमीन पर से नाजायज कब्जा करवाते हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। करोड़ों अरबों रुपए का इस पर कंस्ट्रक्शन होता है, अरबों रुपए की इनकम होती है और वो बैठ के उस पर खाते हैं, पीछे से बहुत सारे लोग लूटते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप मुसलमान की बात करते हैं और मुसलमानियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, देश की भलाई की बात करते हैं, शाहिद साहब ने जैसा बताया कि हम भारत के बजट को हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। लगभग 10%, जो लगभग 20 लाख करोड़ बनता है हमारे, इन्होंने तो सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टीज के नाम पर इन्होंने बता दिया कि 17 लाख करोड़ के रुपए का इनकम मतलब आ रहा है भारत सरकार को। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ी मतलब जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे इस देश में। जो लोग कहते हैं ना पंचर वाले हो, तुम्हारी जीडीपी में क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से तुम लोग कंट्रीब्यूट करते हो, यकीन मानिए वो हर एक पंचर वाला एक गाड़ी का शोरूम उसको मिल जाएगा या गाड़ी का शोरूम खोलकर इस देश की तरक्की कराएगा। सिर्फ पैसा के लालच में मत कीजिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कीजिए, उनके रजा के लिए कीजिए और इंसानियत की भलाई के लिए कीजिए। लेकिन इस मुहिम में जुड़िए। शाहिद साहब, शाहिद अली इनका नाम है, इनका प्रोफाइल आप लोग देखिएगा, ये दिल्ली के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, लगातार इसके बारे में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनसे जुड़िए और जिस तरीके से हो सकता है इनके साथ खड़े रहिए। मैं खुद हूं, कम से कम जहनी तौर पे जुड़े रहिए, जहनी तौर पे सवाल करते रहिए, पॉइंट उठाते रहिए और जो भी इसमें नजर आता है लूटने खसोटने वाला, उसको जहां मौका मिलता है मुकदमा कीजिए, जेल में भेजवाइए और जमीन का पता कीजिए। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके गांव में कितने वक्फ की जमीन है, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, वो आप आरटीआई के जरिए पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को जुड़ने के लिए। फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फायदा हो। मैं राजनीति से अलग हट के बता रहा हूं, जो मुसलमानों की बात करते हैं इससे बड़ा कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारे पढ़ाई लिखाई का मामला बेहतर हो जाएगा, हमारे बिजनेस करने का बेहतर मामला हो जाएगा। जो भारतीय मुसलमान 3% ओनली
हम लोग ग्रेजुएट होते हैं पर साल, पर ईयर, वो बढ़ के शायद हो सकता है 30% हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग अपनी मस्ती के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूरी में छोड़ते हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो वैसे लोगों को मदद करने के लिए अगर इस तरह के एक पायस वर्क में अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि मुसलमान की बात करने का हक आपको मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, सत्यमेव